हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एरिक मारिया रेमार्क की फेमस नॉवल ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में एरिक ने हमें बताया है कि कैसे वो लोग जो लड़ाइयों में जाते हैं, वो सोल्जर्स जो वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है और कैसे फिजिकली और इमोशनली उन्हें बहुत ही ट्रॉमा झेलना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉवल है वो एरिक मारिया रेमार्क की नॉवल है और ये एक जर्मन वेटरन थे, वर्ल्ड वॉर 1 के। वेटरन एक ऐसा इंसान होता है जिसने वॉर में पार्टिसिपेट किया होता है पहले। तो ये एक जर्मन वेटरन थे, यानी जर्मनी की तरफ से इन्होंने लड़ाई की थी एज ए सोल्जर। तो इस बुक में जर्मन सोल्जर्स को कितना ज़्यादा फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है जब वो लड़ाइयों में जाते हैं, वॉर में जाते हैं, इसके बारे में बताया है। और साथ ही ये भी बताया है कि जब ऐसे सोल्जर्स घर वापस लौटते हैं, अपनी सिविलियन लाइफ में वापस लौटते हैं सिटी में, तो वो कैसे अपने आप को अलग महसूस करते हैं और लोगों के साथ कनेक्शन बैठाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब वो लड़ाई से वापस घर आते हैं। तो ये जो नॉवल है वो 1929 में पब्लिश हुई थी। अब चलिए हम लोग इस नॉवल की समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है वो हमें जर्मन सोल्जर्स के बारे में बता रही है। तो एक ग्रुप होता है जर्मन सोल्जर्स का जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अपने आप को एनलिस्ट किया था एज सोल्जर्स। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटेड महसूस कर रहे थे, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे जब उन्होंने दूसरे लोगों से पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति और ऑनर की कहानियाँ सुनी थी। और जब उन्हें ऐसा लगा कि अपने देश के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता, इसीलिए वो एज सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने अपने आप को एनलिस्ट करार दिया था, यानी वो वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर बन गए थे। इट इज़ नरेटेड बाय द प्रोटैगनिस्ट पॉल बॉमर। तो इस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर है वो पॉल बॉमर है, जो सिर्फ 20 साल का है। तो वो और उसके जो साथी हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। और तब उन्हें ये पता चलता है कि अभी तक वो जो भी कहानियाँ सुनते आ रहे थे, रोमांटिसाइज्ड वर्जन, यानी जो इम्प्रेसिव कहानियाँ वो सुनते आ रहे थे वॉर के बारे में कि अपनी इज्जत बढ़ जाती है और हम देश के लिए कोई बड़ा काम करेंगे जब वॉर में जाएंगे, तो ये जो जितनी भी उन्होंने कहानियाँ सुनी थी उन्हें पता लगता है कि ये सब सही नहीं है, सच नहीं है, और वॉर में पार्टिसिपेट करना उनकी एक भूल है। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक कंडीशंस फेस करने पड़ते हैं और वो जो सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती है उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो नॉवेल की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे उस पूरे ग्रुप को, यानी उन जर्मन सोल्जर्स को रिलीव किया गया था उनकी ड्यूटी से। फ्रंट लाइंस पे जहाँ वो लड़ रहे थे उससे उन्हें थोड़ी सी रिलीफ दी गई थी, कुछ दिन की छुट्टी दी गई थी, और इसीलिए वो लोग अपने एक दोस्त कैमरिक, जो कि पॉल का ही क्लासमेट था, पॉल के साथ पढ़ाई किया करता था, उससे वो लोग मिलने जाते हैं। और जो कैमरिक था उसका जो पैर था वो लड़ाई में जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जांघ में, उसकी थाई में एक वुंड हो गया था, जिसकी वजह से उसे एम्प्यूटेट करना पड़ा था, यानी कैमरिक की जांघ को, पैर को काटना पड़ा था। और जब ये सोल्जर्स उससे मिलने जाते हैं सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में, तब उन्हें पता लगता है कि कैमरिक तो मरने वाला है। और उन्हीं में से जो एक सोल्जर है मुलर, वो कैमरिक से कहता है कि अब तो तुम मर जाओगे, तो क्या मैं तुम्हारे बूट्स ले सकता हूँ। तो जब बाकी लोग ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि ये शायद लॉजिकल चीज़ है क्योंकि वो जूते कैमरिक के किसी काम के नहीं, उसका तो पैर भी कट गया है और वो मर भी जाएगा। इसके बाद फिर पॉल अकेला कैमरिक को मिलने के लिए जाता है और उस विजिट के दौरान ही कैमरिक मर जाता है। और तब पॉल यहाँ वहाँ लोगों को बुलाता है मदद करने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता, कैमरिक की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे हॉस्पिटल के वो तो बहुत ही प्रैक्टिकली उस बेड को तैयार करने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कैमरिक मरने वाला है और वो जो एम्प्टी बेड है उसे नए पेशेंट के लिए तैयार करने में वो लगे हुए थे। इसके लिए कैमरिक की मदद करने के लिए कोई नहीं आया और उस दिन कैमरिक 17वां सोल्जर बना जो कि उस दिन मारा गया था।
और उसके शरीर को, बॉडी को जल्दी से वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद पॉल और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे। और जब वो देखते हैं कि उनका एक दोस्त कैटजिंकी, जिसे वो लोग कैट कहा करते थे, वो खाना लेकर आया है और खाने में उसने कुछ कच्चा हॉर्स मीट लाया था, घोड़े का मांस, और ब्रेड लाया हुआ था। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे और कुछ भी खाने के लिए तैयार थे। पॉल ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द क्रूअल ड्रिल सर्जेंट हिमेलस्टोस। उसके बाद फिर पॉल के जरिए हम लोग उनके सर्जेंट हिमेलस्टोस से भी मिलते हैं, यानी उनका जो बॉस होता है। और हिमेलस्टोस पहले एक पोस्टमैन था, लेकिन अब क्योंकि लड़ाई हो रही थी इसलिए वो सर्जेंट बन गया था। तो ये जो हिमेलस्टोस है वो उनसे बहुत बुरी तरीके से पेश आता है। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम रिलीव फ्रॉम द फ्रंट लाइन, देयर रेजिमेंट इज कॉल्ड अप वंस अगेन। तो इस तरीके से कुछ टाइम रिलीफ का गुजारने के बाद उनके रेजिमेंट को फिर से लड़ाई करने के लिए बुलाया जाता है। और जब रात आती है तो वो लोग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, शेल्स गिर रहे होते हैं, यानी बॉम्ब्स फूट रहे होते हैं। और जब उनकी नींद टूटती है तो वो देखते हैं कि एक अटैक हो गया है, और उस अटैक की वजह से आसपास जितने भी घोड़े हैं वो वुंडेड हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, और वो चिल्ला रहे हैं जख्मी होकर। और इस तरह की गोरी साइट यानी खून खराबा देखकर उनका मन एकदम खराब हो जाता है सोल्जर्स का। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस करते हैं। सून आफ्टर एन अटैक इज लॉन्च्ड, उसके बाद फिर से एक अटैक होता है और हर जगह क्योस फैल जाता है और पॉइजन गैस और शेल्स यानी कि बॉम्ब्स वगैरह उस ग्रुप को तहस नहस करने लगते हैं। फाइनली जब वो अटैक यानी फाइटिंग बंद होती है तो जो कार्नेज यानी जो खून खराबा वहाँ पर था वो बहुत ही ग्रूसम था, बहुत ही भयंकर दिख रहा था। हर जगह बस खून ही खून था। और वो ट्रेंचेस यानी कि वो गड्ढे जहाँ पर सोल्जर्स छुप कर लड़ाई किया करते थे, उन ट्रेंचेस को भी बार बार बॉम्बार्ड किया जा रहा था, बार बार बॉम्ब्स फेंके जा रहे थे। और उसके बाद फाइनली फिर से सोल्जर्स को छुट्टी मिलती है और ऑफ ड्यूटी में वो लोग ब्रेक लेते हैं। Hemelstos, who had recently made his first appearance in the trenches, makes effort to get along better with the group. तो Hemelstos यानी उनका जो सर्जेंट है जिसने पहले उनके साथ बुरी तरीके से बिहेव किया था, अब वो कोशिश करता है कि उनके साथ वो थोड़ा नरमी से पेश आए। While bathing in a canal, उसके बाद फिर जब ये सारे फ्रेंड्स एक कैनाल में, एक नहर में नहाने के लिए जाते हैं तो पॉल और उसके फ्रेंड्स को 3 फ्रेंच लड़कियां मिलती हैं। फ्रांस की तरफ से जो लड़ाई हो रही थी वहाँ की कुछ लड़कियां मिलती हैं उनको। तो वो लोग उन लड़कियों से रात में मिलने जाते हैं। उसके बाद फिर पॉल को पता चलता है कि उसे 17 दिन की छुट्टी मिली है और इसीलिए वो घर जाता है। और तब उसे पता लगता है कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है। और जब वो घर पहुंचता है उसे अजीब सा महसूस होता है, और वो लोग जिनसे वो बहुत ही क्लोज महसूस किया करता था अब उसे जरा भी ऐसा महसूस नहीं होता। और उसे पता नहीं लगता कि किस तरीके से वो उनके साथ फिर से वैसा ही कनेक्शन बैठाए। ही विजिट्स कैमरिक्स मदर, वो कैमरिक की मदर को मिलने के लिए जाता है और कैमरिक की माँ उससे पूछने लगती है कि उसका बेटा कैसे मरा। तो पॉल उससे झूठ कहता है कि वो उसके बेटे की मौत बहुत ही पेनलेस तरीके से हुई, उसे कोई भी दर्द नहीं हुआ। और उसके बाद फिर अपनी खुद की माँ से भी उसका बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होता है। और तब उसे ये रियलाइज होता है कि वो बेकार में घर आया और अब लगता है वो यहाँ के लोगों से वैसा कनेक्शन कभी नहीं बना पाएगा जैसे पहले कनेक्शन था। बिलीविंग ही हैज चेंज फार टू मच टू लिव एज ही वंस डिड, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत बदल गया है और वो पहले की तरह कनेक्शन कभी नहीं बना पाएगा अपने लोगों से। उसके बाद फिर वो 4 हफ्ते बिताता है एक ट्रेनिंग कैंप में, और उसके बाद फिर से फ्रंट पे यानी उस जगह पहुंच जाता है जहां लड़ाई चल रही होती है। अक्रॉस फ्रॉम द बेस इज अ कैंप फॉर रशियन प्रिजनर्स, तो जहाँ लड़ाई चल रही थी वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और उस कैंप में रशिया के प्रिजनर्स, रशिया के लोगों को कैद करके रखा हुआ था। और जब पॉल उनको देखता है तब वो ये सोचता है कि ये जो जिनको वो दुश्मन समझ रहा है, रशिया के ये जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं जिनको उन्होंने कैद करके रखा है, ये दुश्मन उसके नेबर्स की तरह ही लगते हैं, यानी ये बिल्कुल उसके पड़ोसियों की तरह हैं। He eventually returns to his regiment, उसके बाद फिर वो अपने रेजिमेंट लौट कर आता है।
यानी कि जहाँ पर बाकी के सोल्जर्स थे वो वहाँ आता है और उसे और उसके फ्रेंड्स को कुछ नए कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि जो जर्मनी का एम्परर है, राजा है विलियम टू, वो वहाँ आ रहा है, जिसे नोवेल में केजर कहा गया है। आफ्टर द केजर लीव्स, तो जो राजा है उसके जाने के बाद पॉल जो है रात में खो जाता है यहाँ वहाँ, और फिर वो एक शेल होल में एक गड्ढे में गिर जाता है बॉम्बार्डमेंट के दौरान, और उस गड्ढे में एक फ्रांस का सोल्जर भी गिरता है। तो वो जब वो देखता है कि फ्रांस का सोल्जर यहाँ गिरा है, यानी कि एक दुश्मन वहां गिरा है, तब वो उसे स्टैब कर देता है। पॉल उसे चाकू मार देता है, चाकू या जो भी कुछ उसके पास वेपन था उससे वो उसे मारता है, जिसकी वजह से वो जो फ्रांस का सोल्जर है वो मरने लगता है। तो जैसे वो मरने लगता है, पॉल को अचानक बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो किसी भी तरीके से उस आदमी को बचाना चाहता है, उसको पानी वगैरह भी देता है और उसके घाव पर ड्रेसिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो आदमी मर जाता है। और जब वो आदमी मरता है तो पॉल को बहुत शर्म आती है, और उस आदमी के पॉकेट में एक फोटो थी जिसमें उसके बीवी और बच्चों की फोटो थी। ये सब देखकर पॉल को और ज्यादा पछतावा होता है और वो होल में बहुत घंटों तक उस डेड बॉडी के साथ ही इंतजार करता रहता है, और जब तक उसे सेफ महसूस नहीं होता वो उसमें से बाहर नहीं आता। जब वो फाइनली बाहर आता है तो वो कैट और बाकी के उसके 6 दोस्त एक गांव जाते हैं जिसे गार्ड करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, और वहां उन्हें खूब सारा खाना मिलता है। उसके बाद वो फिर एक दूसरे गांव भेजे जाते हैं जहां पर उनका काम होता है उस गांव के लोगों को वहां से हटाना, यानी कि गांव को खाली कराना। तो जब वो लोग गांव को खाली करा रहे होते हैं तब अचानक से फ्रांस की जो आर्मी होती है वो बॉम्बार्ड करना शुरू कर देती है, बॉम्ब्स को मारना शुरू कर देती है, और पॉल और उसका फ्रेंड एल्बर्ट क्रॉप इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और एल्बर्ट का जो पैर है वो टूट जाता है, कट जाता है। पॉल की सर्जरी होती है और फिर से उसे फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, और एक एक करके पॉल के सभी दोस्त मर जाते हैं। और जो कैट है उसे भी तब मार दिया जाता है जब वो खाने की तलाश में बाहर गया होता है, तब उसे भी एक आर्टिलरी से बॉम्ब से मार दिया जाता है, और कैट की भी मौत हो जाती है। और पॉल उसे ड्रेसिंग स्टेशन तक ले तो जाता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है कैट ऑलरेडी मर चुका होता है, और पॉल आखिरी अपने 7 दोस्तों में से आखिरी इंसान बचता है जो जिंदा होता है, बाकी उसके सारे क्लासमेट्स मर चुके होते हैं। और फाइनली फिर जो नॉवेल है वो पॉल के फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से शिफ्ट होती है, यानी अभी तक तो पूरी नॉवेल पॉल बोल रहा होता है, लेकिन अचानक से नॉवेल का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, और एक अनाउंसमेंट होती है नॉवेल में जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि अब पॉल भी मर चुका है, यानी कि आखिरी इंसान पॉल भी मर जाता है। और अगले दिन यानी कि उस दिन जब पॉल मरा था तो उस दिन आर्मी की रिपोर्ट बस एक लाइन की होती है, और उस एक लाइन में ये लिखा होता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी वेस्टर्न फ्रंट पर सब शांत हो गया, यानी कोई भी नहीं बचा, सब मर गए। यानी कौन मरा, कितने लोग मरे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता, बस एक ही बात बोल दी जाती है कि अब कोई नहीं बचा, सब मर चुके हैं, सब शांत हो गया, और यहीं पर नॉवेल खत्म हो जाती है। तो इस नॉवेल में हम हॉरर देख पाते हैं वॉर के, यानी कि एक लड़ाई में कितने ज्यादा हॉरर्स को फेस करना पड़ता है सोल्जर्स को, इसके बारे में बताया गया है नॉवेल में। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।